Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. Now we will see that impacts of globalization. Impacts of globalization on Indian economy किस तरीके से रहा? तो अर्बन एरियाज में जो लिविंग स्टैंडर्ड हैं लोगों के वो थोड़े बढ़े, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल जो है वो एक्सपेंसिव गुड्स अफोर्ड करने लगे, थोड़ा क्वालिटी इनहांस हुआ, लोगों के रहन सहन में बदलाव हुआ, ठीक है। इम्पैक्ट हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म अमॉन्ग द प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स। प्रोड्यूसर और वर्कर्स में एक जैसे इम्पैक्ट नहीं पड़े। जो प्रोड्यूसिंग क्लास थी, ठीक है, वो और मतलब वो और अच्छे से मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगे, पैसे कमाने लगे, और वर्कर्स का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें चीप रेट पे काम करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह जो था डेवलपमेंट जो था, इम्पैक्ट जो था वो सेम नहीं था। देयर इज ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर। कंज्यूमर को बहुत अच्छा वाइड चॉइस मिल रहा था कि वो क्वालिटी गुड्स को अचीव कर सके, ले सके एट द लोअर प्राइजेस। एमएनसीज जो है वो अपने increase their investment in India, leading to more job opportunity. एमएनसी जो है उनकी जो भी एमएनसीज की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया जैसे कंपनी में बढ़ी, और वो साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया। बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी मिला लोगों को। ग्लोबलाइजेशन जो है, कुछ लार्ज कंपनी जो इंडिया के है एमएनसी, मतलब उसको खुद ही एमएनसी बना दिया, जस्ट लाइक टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, देन रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, ये एमएनसीज के तरह साबित हुए। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो है वो ऑल्सो क्रिएट करा न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फॉर द कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस, पर्टिकुलरली टू दोज इन्वॉल्विंग इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो लोग वर्क करते थे उनके लिए भी सर्विस सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटी, काफी एक्सपोजर लाया। लोकल कंपनीज जो थे आपके सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल जो फॉरेन इंडस्ट्री को, वो भी प्रोस्पेरस हो गए, उन्हें भी समृद्धि मिली, प्रोस्पेरिटी मिला, ज्यादा पैसा मिला, प्रॉफिट मिला। नाउ इट्स कमिंग टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इज इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड जो है सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का एक साथ एकजुट एक इंटीग्रेटेड मार्केट बन गया। फॉरेन ट्रेड जो है, ठीक है, क्रिएट एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया उस प्रोड्यूसर के लिए, फॉर द प्रोड्यूसर टू रिच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करता है, वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, ठीक है, अपने गुड्स को बेच सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट लोकेटेड, मतलब जो भी अदर कंट्री में मार्केट लोकेटेड है वहां भी शेयर, मतलब शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये हेल्प करा एक्सपैंडिंग द चॉइस ऑफ, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में एक सीमित चॉइस होता था, तो लोग अब फॉरेन के गुड्स को भी, अपने मन पसंदीदा गुड्स को लेने लगे, उसका एक्सपेंशन हो गया। मेन चैनल ये साबित हुआ फॉरेन ट्रेड फॉर कनेक्टिंग कंट्रीज, एक कंट्रीज को दूसरे कंट्री से इंटरलिंक करने में। ये एक्सटेंसिव ट्रेड के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, ज्यादा ट्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है, थोड़ा डीप ट्रेड करने के लिए, अच्छे से और प्रॉफिट करने के लिए, फर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल हुआ। ट्रेडिंग जो है इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज को। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ्स। डेली लाइफ में ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है? ग्लोबलाइजेशन और ग्रेटर कंपटीशन जो है, ओके, ग्रेट कंपटीशन को लाया, ठीक है, और लाने के साथ साथ ना क्या हुआ कि लोग जो है उन्हें एडवांटेज मिला एज अ कंज्यूमर, कि वो बहुत सारा वैरायटी ऑफ गुड्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर चॉइस आ गया कंज्यूमर के बिफोर, मतलब उनके सामने अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी गुड्स जो लोअर प्राइस पे, कि सब कोई अच्छा, कोई बेटर, जहाँ पे बेटर गुड्स होगा वहीं पे लोग भागेंगे, तो बेटर के प्रेफरेंस में सब लोग अच्छा बनाने लगे। अब अच्छा तो सब बनाते हैं, तो किस बेसिस पे फिर सेकंड लोग देखेगा? तो देखेगा कि कॉस्ट हमको थोड़ा कम पे मिल जाए अच्छा गुड्स, तो जो सबसे कम पे बेचेगा उसके पास लोग जाएंगे। तो इस तरीके से
चीजें होती थी। अब यहाँ पे इम्प्रूव्ड इन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज किया, लाइक सेलफोन में, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक में, सॉफ्ट ड्रिंक में, न्यू जॉब्स जो है वो बनाए, क्रिएट हुए। ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारे यूनिट जो है उनको बंद कर दिया गया, और बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। ग्लोबलाइजेशन जो है कई बार लोगों के लिए इनसिक्योरिटी, अगर वो ज्यादा वेजेस डिमांड करते थे, चीप रेट पे काम नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था ना कि उनका जॉब इनसिक्योर होता था, उन्हें तुरंत फायर कर दिया जाता था, या तो तुम हमारे कंपनी में काम करो अदरवाइज गेट लॉस्ट। और इस तरीके से उनका इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब बहुत ज्यादा था। ओके, अब यहाँ पे है कि फॉरेन ट्रेड, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो फॉरेन ट्रेड से किस तरीके से बेनिफिटेड होते थे। तो फॉरेन ट्रेड जो है एक अपॉर्चुनिटी बनाता है प्रोड्यूसर के लिए कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकले, प्रोड्यूसर अपना प्रोड्यूस को सेल करे। ओके, अपने प्रोड्यूस को सेल करे। ठीक है, एक मतलब नॉट ओनली इन द लोकल मार्केट, वो अपने कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी, और बाहर के भी टॉप नोच कंट्री से और टॉप नोच कंपनी से क्या करे, वो compete करे। ठीक है, good for buyers, import of goods produced in another countries is one way of expanding the choice। बायर्स के लिए जो इम्पोर्ट गुड्स का इम्पोर्ट था, जो दूसरे कंट्री में होता था, ठीक है, इस एक वन वे था कि वो अपने चॉइस का गुड्स जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, ट्रेड को ओपन करने से ये होता था कि ओपन मार्केट होने से कि गुड्स जो है एक मार्केट से दूसरे मार्केट पे ट्रैवल करता था, लाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री के मार्केट पे चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइज, बहुत सारे चॉइसेस मिलने लगे, ऑप्शन मिलने लगे मार्केट में, तो चॉइस ऑफ गुड्स राइज हुआ। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टू टेंड टू बिकम इक्वल, दो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में प्राइस जो है वो इक्वल होने लगा गुड्स का। अब यहाँ पे है कि द वे इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू दो कंट्री कैसे लिंक करेगी, तो पहला है कि बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा बाय मूवमेंट ऑफ सर्विस, तीसरा बाय मूवमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौथा बाय मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ दैट इज आपका बाय द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, जो इमिग्रेशन होता है फॉर द पर्पस ऑफ हम कोई सर्विस अवील करने जाते हैं, जैसे कि एडुकेशन हो गया आपका, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गया, तो पीपल इसके लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं, हम अब्रॉड जाते हैं पढ़ने, ये वो, तो ये सारी चीजें भी हो गई। अब यहाँ पे एक केस दिया हुआ है जिसमें कारगिल फूड्स है। ठीक है, ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा एमएनसी है, ये स्मॉल इंडियन कंपनीज को सच एज पारक फूड्स को लाया और उसमें एक्सपैंड किया उसका रेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स इन इंडिया। पारक फूड्स जो है वो लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क बनाया। ठीक है, किस तरीके से वो होस्ट कंट्री में आया और एक स्मॉल जो उससे छोटा था उसको अपने पास हैंड ओवर किया और उसको ऑर्डर देने लगा, और जो जिसको वो ऑर्डर दिया आके इस कंट्री में, इंडिया में, तो उसका भी मार्केटिंग नेटवर्क एक्सपैंड हुआ, उसका ब्रांड वेल रेप्यूटेड हुआ। और पारक फूड्स जो है उसके 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। it has become the large producers of edible oils in India. It refines the process markets, various edible oils for the food industry के लिए ऑयल रिफाइन सप्लाई करने लगा। मेनी पॉपुलर ब्रांड्स लाइक स्वीकार, नेचर फ्रेश, जेमिनी, ये सब कारगिल फूड्स के ही अंदर आने लगा। ओके, now is coming to Ford Motors का case. Ford Motors want to develop Ford India as a component supplying base for its another plant across the globe. वो मतलब इंडिया में आया और जैसे component supply के बेस पे वो अपने मार्केट को ग्लोबली फैलाने लगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो थे, ठीक है, वो कंपोनेंट सप्लाई करने लगे चेन्नई के प्लांट पे, और एमएनसी को लगा कि इट कैन सप्लाई components to the other plants across the globe। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ द लेबर और मटेरियल बहुत लो था इंडिया में। ओके, और कंपोनेंट्स जो थे वो इजीली सप्लाई कर दिए, कैन इजीली बी सप्लाई टू द अदर एमएनसी, दूसरे एमएनसीज में सप्लाई कर दिए जाते थे, एमएनसी कार मैन्युफैक्चर इन द इंडिया एंड चाइना।
अभी ये है SEZ, जिसके बारे में मैंने आपको टर्म में बताया था कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो जहाँ पे टैक्स जो है 5 साल के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए माफ होता है, ठीक है। दे आर सेट अप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, ओके। Now, impacts of globalization in India. स्टिफ कंपटीशन था लोकल प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बीच। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, वर्कर को डिनाई करना पड़ता था अपने फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट से। ओके, और यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहता था और लो वेजेस रहता था। साथ ही साथ एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है आपका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्सपेंशन हो गया था, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर्स को प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे, तो इससे बेटर था लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ वेंडिंग या हॉकरिंग स्ट्रीट मार्केट पे निकल गए और कुछ अपना कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत एक्सपेंशन हो गया था, नया अपॉर्चुनिटी थे आईटी सेक्टर के लिए। और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड में, और मतलब फॉरेन ट्रेड में लोग इन्वेस्ट करने लगे थे। ओके, अब यहाँ पे स्टेप्स टू टेकन टू मेक ट्रेड मोर फेयर बिटवीन कंट्रीज। कंट्रीज के बीच में स्टेट मतलब कंट्रीज के बीच में ट्रेड को और फेयर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो बिफोर इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर या सैंक्शन किसी को ट्रेड बैरियर लगाया जाता था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी टेकन केयर कि किस तरीके से ट्रेड बैरियर लगेगा, तो इसका ध्यान रखा जाता था। रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल रहता था। डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रेड बैरियर अनफेयरली रिटेन करने का अलाउंस नहीं था, उनका डोमिनेंस नहीं चलता। लेबर लॉज जो है वो उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना था। और स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए था कि वो अपने परफॉर्मेंस को इतना इम्प्रूव कर सके कि वो कम्पीट कर सके। foreign trade has been integrating markets of the different country in the following ways. अब यहाँ पे है कि फॉरेन ट्रेड जो है किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज में अपना मार्केट इंटीग्रेट कर रही थी। तो ये था कि फॉरेन ट्रेड जो है वो अपॉर्चुनिटी बना रही थी प्रोड्यूसर के लिए कि वो डोमेस्टिक मार्केट से बाहर निकले और दैट इज मार्केट ऑफ देयर ओन कंट्री से बाहर निकले और दूसरा जगह भी आके ट्रेड करे। प्रोड्यूसर जो है वो अपने प्रोड्यूस को सेल करे सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं, जबकि दूसरे मार्केट में भी, और compete करे मार्केट इन द लोकेटेड इन द अनदर कंट्रीज। फॉर बायर्स के लिए ये था कि इम्पोर्ट गुड्स जो है वो उनके जो अनदर कंट्री में प्रोड्यूस होते, मतलब इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्रीज ओनली वे वाला, उनका इम्पोर्ट ही एक जरिया था, ठीक है। वो अपने गुड्स के चॉइस ऑफ गुड्स को आगे ले जाए, ठीक है। और जो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता था उसको और भी जगह पे एक्सपैंड कर सके उनका मार्केट। अब यहाँ पे विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल, एक मार्केट से दूसरे मार्केट ओपन ट्रेड जैसे ही हुआ तो ट्रैवल करने लगा, चॉइस ऑफ गुड्स मार्केट में बढ़ गया, प्राइस जो है एक गुड्स के जो है मतलब दो अलग अलग कंट्री के मार्केट में सिमिलर गुड्स के प्राइस इक्वल होने लगे कि कौन बेचेगा कहाँ से कंज्यूमर ज्यादा लेगा, तो इस तरीके से इक्वल होने लगा, एक फेयर प्राइस आने लगा। विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रोड्यूसर जो है दो कंट्री के नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। ये नहीं कि वो दूसरे इंग्लैंड के हैं तो हम इंडिया के, तो वी कैन नॉट कम्पीट, हम अच्छे से कम्पीट कर सकते थे और हम इवन दाउ ऑफ 1000 माइल्स हम कितने भी दूर हो हम कम्पीट कर सकते थे, फेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन ले सकते थे। अब यहाँ है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। टेक्नोलॉजी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट किया, तो वो आपका है कि वो फास्टर डिलीवरी, कम्युनिकेशन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन इसका फैसिलिटी दिया। रिमार्केबल डेवलपमेंट हैव बीन मेड इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये सब रैपिडली चेंज हुआ। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, फैक्स वगैरह, ये सारा जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम मिनटों में अराउंड द वर्ल्ड कांटेक्ट कर सकते थे, इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली ले सकते थे। तो रिमोट एरिया में भी एज वेल हम कांटेक्ट कर सकते थे। तो ये सारा चीज भी एक तरीके से टेक्नोलॉजी का रोल ग्लोबलाइजेशन में आया। दिस हैज बीन फैसिलिटेट बाय द सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, सैटेलाइट का इसमें बहुत रोल रहा और इस तरीके से आपका चैप्टर फिनिश होता है। Thank you everyone. Kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.